नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। मैं हूं नीलेश और आप सभी का एग्जाम गुरुजी के 5 फरवरी के करंट अफेयर्स में स्वागत करता हूं। और हमेशा की तरह आज की शुरुआत आज के विचारों के साथ कि आत्मविश्वास जीवन की सबसे खूबसूरत सुबह होती है जो आपके पूरे दिन को खूबसूरत बनाए रखती है। यानी आप आत्मविश्वास के साथ अपने दिन की शुरुआत करिए और उसको शाम तक पूरा अपने जीवन पे उसको उतार के रखिए और अपने ऊपर अंदर एक विश्वास बना के रखिए कि हाँ, ये किया जा सकता है। आज का जो भी आपका शेड्यूल है, जो भी आपके कार्यक्रम है दिन भर के, उसको पूरा करने के लिए दिमाग में आपके दिन भर पूरा टाइम एक ही चीज़ चलनी चाहिए कि आज ये काम मुझे पूरा करना है और मेरी आज की ये दिनचर्या रहेगी, आज के ये टारगेट्स हैं मेरे। आप उसको पूरा करने के लिए आप लगातार बने रहिए, उसके लिए प्रयास करते रहिए। आप ये यकीन मान के चलिए कि वो आपके पूरे दिन को आपको खूबसूरत बना के रखेगी, उसको आगे बढ़ाती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ कि जो आज का प्रश्न है कि एनपीसीआई को कौन नियंत्रित करता है। तो एनपीसीआई को जो नियंत्रित करता है वो हमारे देश का भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। और हुआ ये है कि अभी हाल ही में फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं वो आए हुए थे कहाँ, भारत में, और उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ राजस्थान का एक यात्रा की थी। वहाँ पर उन्होंने घूमा था और घूमते हुए उन्होंने वहाँ पर एक चाय पी थी। और चाय पीते वक्त जो प्रधानमंत्री हमारे देश के मोदी जी हैं, उन्होंने क्या किया था, जो पेमेंट किया था चाय वाले का, वो गूगल पे, पेटीएम जैसे यूपीआई हम लोग यूज करते हैं, भारत सरकार का भीम है, भीम यूज करते हैं, तो वो उन्होंने यूज करके उसका पेमेंट किया था। और उसको जब उन्होंने देखा मैक्रोन ने, तो उनको बहुत आश्चर्य हुआ और अच्छा लगा। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए बातें ये पहले से हो जाती हैं, ऐसा नहीं कि एकदम चाय का पेमेंट हुआ और उन्होंने बोला हमें भी यूपीआई यूज करना है। ये बहुत लंबी प्रोसेस थी, लेकिन उसका एक तरह से आप ये कहे कि एक सांकेतिक रूप से उसकी जो शुरुआत थी एक आम जनता के बीच में, जब बड़े नेतृत्व या जब बड़े लोग इन चीज़ों का यूज करते हैं तो स्वाभाविक रूप से उसका जो प्रभाव पड़ता है वो जो आम जनमानस होता है उस पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। जैसे अमिताभ बच्चन हाजमोला नहीं खाते होंगे, ये हम सभी को पता है, लेकिन बाकी के लोग हाजमोला खाते हैं। ठीक इसी प्रकार से संभावना ये है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो यूपीआई तो नहीं करते होंगे, लेकिन एक आम जनता तक उन्होंने संदेश भेज दिया कि इसको यूपीआई को किया जा सकता है। दो देशों के जब प्रमुख बैठते हैं, ऐसे काम करते हैं, तो उसका आम जनता में भी क्या होती है, एक जागरूकता आती है। तो ये जागरूकता के उद्देश्य किया जा गया था। तो यूपीआई को अब ये हुआ है कि अब आप यदि पेरिस के एफिल टावर में जाते हैं और वहाँ पे कोई चीज़ आपको अच्छी लगती है तो आप अपना वहाँ पे यूपीआई का यूज कर सकते हैं। यूपीआई आपको पता है कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस इसका फुल फॉर्म है, कई बार पेपर में आपसे पूछ लिया जाता है। और फ्रांस का जो गणतंत्र दिवस था वहाँ पे इसको बाकायदे लॉन्च किया गया है। ये भी भारत के लिए एक सम्मानजनक बात होती है। पीयर टू पीयर ये एक पूरा जो संग्रह होता है ये अनुरोध करता है, यानी आपका जो अकाउंट से लेकर के वो अटैच होता है, आपका आधार कार्ड लिंक होता है, फिर इनटू ये क्या करता है, पेमेंट आपका ट्रांसफ़र करता है। ये बीच में एक तरह से आप जितने भी पेटीएम, गूगल पे, फ़ोन पे ये सब होते हैं, ये थर्ड पार्टी होते हैं, पेमेंट गेटवे एक तरह के होते हैं और ये वहाँ से आपका एक पेमेंट की गारंटी देते हैं। ठीक है, बैंक उनको परमिशंस देता है और वो पेमेंट को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करके दुकानदार तक पहुंचाते हैं या जिसको भेजना होता है वहां तक पहुंचाते हैं। जब इसकी शुरुआत हुई थी 11 अप्रैल 2016 को, तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हुई थी। और आपसे कभी भी पूछ लिया जाए कि उस समय के तात्कालिक गवर्नर कौन थे, तो डॉक्टर रघुराम राजन जी उस टाइम पे गवर्नर थे। 21 के आसपास बैंक थे, लेकिन आज की डेट में बहुत सारे बैंक हैं, लगभग सभी बैंक इसमें जुड़ चुके हैं। और इसको जो है 25 अगस्त 2016 को एक सक्षम ऐप्स गूगल पे स्टोर से फिर इसने शुरुआत करी थी। और शुरुआत में ये पैसे भी दे रहा था, शायद 50 रुपये के आसपास देता था इसको डाउनलोड करने पे। वर्तमान में बात करी जाए तो यूपीआई केवल फ्रांस में नहीं है, देश के हमारे बाहर अन्य देशों में भी है। ये संयुक्त अरब अमीरात हो, फ्रांस, बेल्जियम, यूरोप, नेपाल, यूके, सभी जगह पे ये यूज किया जाता है। और जो एनपीसीआई है, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आप जब यूपीआई यूज करते होंगे तो आपको ब्लू कलर से एक एनपीसीआई लिखा हुआ दिखता होगा। हम यहाँ पर उसी की बात कर रहे हैं। ये भारत में जो भी हमारे ये भुगतान होते हैं, उनकी जो भी प्रणालियाँ चलती हैं उनको संचालित करता है। जिस प्रकार से ट्राई होता है उसी प्रकार से ये भी जो हमारे भारतीय रिजर्व बैंक है और भारतीय जो बैंक संघ है, उन दोनों ने मिला के इसको एनपीसीआई को बनाया हुआ है। आपका आधार कार्ड हो या ये सब चीज़ें हो, आधार कार्ड बोलते हैं, पैन कार्ड है, ये भी इसी के द्वारा बना करके आपको भेजा जाता है। तो अब ये एक तरह से गैर लाभकारी कंपनी है जो ये सब काम देखती है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे, बात करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 की, जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है इस बार का, कि भारत रत्न में कितना आर्थिक अनुदान प्रदान किया जाता है।
तो भारत रत्न में जो आर्थिक अनुदान यानी दिया जाता है वो 1 रुपये नहीं दिया जाता, बिल्कुल भी नहीं दिया जाता। हुआ ये है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जो कि 1980 से रहे हैं और उनको अभी भारत रत्न दिया गया है। ये इस वर्ष के द्वितीय व्यक्ति होंगे जिनको भारत रत्न दिया जाएगा। कर्पूरी ठाकुर के बाद लालकृष्ण आडवाणी है जिनको ये भारत रत्न दिया गया है। 8 नवंबर 1927 में इनका जो जन्म हुआ था, पाकिस्तान का जो वर्तमान में कराची शहर है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। फिर ये उस समय पे भारत तो एक ही था और इसके बाद ये क्या हुआ कि ये जनसंघ से जुड़े। जनसंघ से जुड़ने के बाद फिर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का क्या किया, गठन किया। और ये अटल बिहारी वाजपेयी की जब गवर्नमेंट थी 1999-2004 तक, तो इस गृह मंत्री थे और उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं। और 2002 से 2004 तक भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य किया था और सबसे लंबे समय तक गृह मंत्री और लोकसभा में सबसे लंबे समय तक रहने वाले ये विपक्ष के नेता भी हैं। भारत रत्न अपने आप में एक सम्मान है हमारे देश का, तो ये देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है और इसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ये किसी भी व्यक्ति को उसकी जाति व्यवस्था लिंग के आधार पर नहीं दिया जाता, उस व्यक्तित्व के सम्मान में दिया जाता है, उसकी उपलब्धियों को लेकर के दिया जाता है। इसकी यदि आपसे कभी पूछा जाए इसकी सिफारिश कौन करता है तो ध्यान में रखना, इसकी जो सिफारिश करते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री स्वयं भारत रत्न प्राप्तकर्ता जो होते हैं उनकी सिफारिश राष्ट्रपति से करते हैं। फिर इस पुरस्कार की एक औपचारिक सिफारिश की कोई और आवश्यकता नहीं होती। फिर राष्ट्रपति जी के द्वारा ये सम्मानित किया जाता है, एक प्रमाण पत्र होता है हस्ताक्षरित और एक पदक जो होता है वो दिया जाता है। इसके अलावा कोई मौद्रिक अनुदान नहीं दिया जाता। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि हमारे देश में संविधान का जो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 18 का पार्ट 1 है, क्लॉज 1 है, वो स्पष्ट बोलता है कि इसका जो प्राप्तकर्ता होगा, जितने भी हमारे ये नागरिक सम्मान होते हैं, इनके उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में यानी भारत रत्न लालकृष्ण आडवाणी इस तरीके का वो नाम नहीं लिखेगा, उसका जो सामान्य नाम है वही लिखना, इसका उपयोग नहीं करना है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की तरफ। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को समर्पित देश के पहले सबसे बड़े बापू टावर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जो निर्माण किया जा रहा है ये बिहार की जो राजधानी है पटना, वहाँ पर किया जा रहा है और ये तांबे का बना हुआ है, 120 फीट का ऊंचा है, 6 मंजिला टावर है। जिस प्रकार से सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति है ठीक उसी प्रकार से एक ये टावर बनाया जा रहा है। उसके अंदर थिएटर वगैरह सब कुछ होगा, खेलने कूदने की जगह होगी बच्चों को। लेकिन मेन बात उसमें ये होगी क्योंकि बापू टावर है तो बापू से जुड़ी हुई नहीं, महात्मा गांधी जी से जुड़ी हुई और जो उनका बिहार के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा क्योंकि उन्होंने उसकी शुरुआत भी वहीं से करी थी और तो वहाँ से उनके जो कनेक्शन रहे, जो भी गतिविधियाँ रही, उनके बारे में पूरी एक प्रॉपर जानकारी दी जाएगी। तांबे का यूज किया गया है इसमें और एक अलग चमक है, साथ में इसमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का भी प्रयोग किया गया है। बढ़ते हैं आगे की प्रश्न की तरफ। बात करें प्रश्न क्रमांक 4 की। पेरिस ओलंपिक 2024 में होने वाले हैं तो भारत की ओर से मसाल वाहक कौन होगा? तो भारत की ओर से जो इस मसाल को लेकर के चलेंगे वो होंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था और ये व्यक्तिगत स्पर्धा में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, व्यक्तिगत रूप से उनकी ये जीती। ये 2024 का जो पेरिस ओलंपिक होने वाला है उसकी मशाल लेकर के बढ़ेंगे और 24 जुलाई से 11 अगस्त तक ही होंगे फ्रांस की राजधानी पेरिस में। और यूपीआई भी वहाँ चालू हो गया तो ये अच्छी बात है, जो भारतीय जाएंगे तो उनको पेमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और बात करी जाए अभिनव बिंद्रा की, तो भारतीय एथलीट है जिन्होंने 10 मीटर के एयर राइफल स्पर्धा में विश्व बहुत सारे इन्होंने पदक जीते हुए हैं। ग्रीष्मकालीन 2008 ओलंपिक में इन्होंने 2006 में आईएसएफ में शूटिंग चैंपियनशिप में भी पदक लिए हैं। राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने देश के लिए बहुत सारे पदक जीते हुए हैं। इन्हीं सब चीज़ों को उपलब्धियों के लिए इन्हें पद्म भूषण से भी क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और खेल नीति वर्तमान में जो हमारे यहाँ खेल नीति चल रही है उसमें एक टीम गठित की गई है। उसमें टीम में ये हैं पीटी उषा भी हैं, ये भी हैं, अंजू बॉबी जॉर्ज भी हैं उसमें। रियो डी जेनेरियो 2016 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुआ था उसमें उन्होंने चौथे स्थान पर रहे थे फाइनल स्पर्धा में। लेकिन इसके बाद 2016 में ये हमारे देश ओलंपिक के सद्भावना राजदूत के रूप में भी इनको नियुक्त किया गया था। आगे की तरफ बात करें, पेरिस ओलंपिक 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त तक ये होंगे और इसमें फुटबॉल रग्बी प्रतियोगिताएं भी जुलाई से शुरू हो जाएंगी, हैंडबॉल भी होगा और 3 सप्ताह तक लगभग 32 खेलों का आयोजन किया जाएगा। कुल 329 कार्यक्रम होंगे इसमें। पेरिस 2024 में पहली बार ब्रेकिंग खेल शामिल होगा, ये मध्य प्रदेश में भी इसके खिलाड़ी तैयार किए गए हैं। और साथ ही में ब्यूनस आयर्स भी युवा ओलंपिक खेल की शुरुआत की जाएगी। और आईओसी की बात करी जाए तो 23 जुलाई 1894 को इसकी स्थापना की गई थी। अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। मुख्यालय इसका लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और ये एक स्वतंत्र गैर लाभकारी संगठन है। ओलंपिक को बढ़ावा देता है, खेलों के प्रति क्या करता है,
अपना समर्पण प्रस्तुत करता है। प्रतिवर्ष किस तिथि को विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है? तो जो विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है वो 4 फरवरी को मनाया जाता है और ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है। कैंसर को लेकर के जागरूकता फैलाने के लिए ये मनाया जाता है। इस साल की यदि थीम की बात करी जाए तो विश्व कैंसर दिवस की जो इस वर्ष की थीम थी वो टुगेदर वी चैलेंज दोज इन पावर थी और इसकी शुरुआत जो की गई थी 2000 से की गई थी। जब मिलेनियम वर्ष चालू हुआ था तब इसकी शुरुआत हुई थी। विश्व शिखर सम्मेलन में इसका प्रस्ताव रखा गया था। और आगे की तरफ बढ़े, बात करें प्रश्न क्रमांक 6 की, हाल ही में केन्या में कौन सी सामग्री पाई गई है इनमें से? तो केन्या में जो पाई गई है वो कोल्टन पाई गई है। कोल्टन आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण क्या है, खनिज है। और बहुत सारे जो खनिज है आपको देखेंगे जो आगे के आने वाले समय में महत्वपूर्ण है, वो आपको अफ्रीका में और कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका में बहुत ज़्यादा मिल रहा है इस समय। तो ये कोल्टन इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि केन्या में ये इतने बहुत ज़्यादा मूल्यवान है, क्योंकि भविष्य का ये क्या है, सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार की जो बैटरी होती है, मोबाइल फ़ोन और जो अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उसमें किया जाएगा। कांगो लोकतांत्रिक जो गणराज्य के पास लगभग सबसे ज़्यादा 70% से अधिक कोल्टन का वर्तमान में भंडार है। केन्या आपको यहाँ पर दिखेगा, तंजानिया, सोमालिया, इथोपिया के साथ ये सीमा शेयर करता है और ये इंडियन ओशन में है। और बात करी जाए कोल्टन की तो ये धात्विक जो टैंटलम होता है उससे परिष्कृत करके निकाला जाता है और ये एक तरह से पाउडर होता है, फिर जिसका हम लोग जो ज़्यादातर प्रयोग करते हैं वो कैपेसिटर बनता है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स होते हैं उसमें जो कैपेसिटर बनाया जाता है उसके उत्पादन में उसका यूज किया जाता है। इसकी मांग वर्तमान में बहुत तेज़ी से बढ़ रही है क्योंकि अब धीरे धीरे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने लगा है और साथ ही में इसका हमारे यहाँ जो बैटरी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स भी बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। भारत में इस बार सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल 4 पहिए बेचे गए, 2 पहिए से भी ज़्यादा, और उसको मैं कल के करंट अफेयर में समृद्ध भी करूंगा। अब इसकी रिपोर्ट आई है। तो जो DR कांगो है, रवांडा है, ये दुनिया के 2 शीर्ष कोल्टन जो है वर्तमान में आपूर्ति करता है, यानी ये उसका उत्पादन बहुत ज़्यादा करते हैं। कोल्टन जो है कोलम्बाइट टेंटलाइट एक सुस्त धातु ऐश का संक्षिप्त रूप है। इसको एक गर्मी प्रतिरोधी पाउडर या धात्विक टेंटम इसमें बन जाता है फिर, और इसको इसमें क्या होता है, जो विद्युत आवेश होता है उसको संग्रहित करने की एक बहुत अच्छा गुण होता है। और ये कोल्टन जो है ग्रेनाइटिक जो पेगमाइट होता है वहाँ पर पाया जाता है और एक प्रकार की जो गहरी बैठी पिघली हुई चट्टान होती है उसमें फिर क्रिस्टलीकृत करके उसको छान करके निकाला जाता है और साथ में इसके साथ साथ बहुत सारे अन्य धातु भी निकलती हैं और इसका उपयोग मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में किया जाता है। और वर्तमान में कांगो में 80%, फिर ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राज़ील, चीन, इथोपिया यहाँ पे ये पाया जाता है। कोल्टन का उत्पादन थाईलैंड और मलेशिया में टिन खनन को गलाने और बाकी के जो उसके उत्पाद होते हैं वो बनाने में भी किया जाता है। केन्या की राजधानी नैरोबी है। भाषा वहाँ की स्वाहिली है और अंग्रेजी भी यूज की जाती है। पर्वत श्रृंखलाएं वहाँ की एल्बेडर रेंज और माउ एस्कर्पमेंट है। बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ। किस देश ने भारत को प्रीडेटर लॉन्ग एंड्रॉयड ड्रोन बेचने की क्या की दी है, सहमति दी है? ये दी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने। और आने वाले समय में आपसे इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि 31 प्रीडेटर ड्रोन का क्या है, ये हमें देने वाला अमेरिका। अभी प्रधानमंत्री की जब यात्रा हुई थी तो उस समय पे ये डील हो चुकी थी और इन्होंने फिर बाद में अभी 1 फरवरी को इसकी मंजूरी दी है और ये 31 MQ-9B हमें जो मिलेंगे, आपसे कभी पेपर में पूछा जाए ये एक प्रकार का है तो याद रखना ये ड्रोन है और अमेरिका की जो कंपनी है उसके द्वारा बनाया जाता है और भारत में इसका जो इस्तेमाल किया जाएगा हमारी समुद्री सुरक्षा में किया जाएगा, क्योंकि समुद्री सुरक्षा पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और ये जो है अमेरिका की, इससे क्या होगा कि हमारी जो समुद्री सुरक्षा है वो अच्छी होगी। इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरह से मानव रहित UAV है, ये पूरी तरह से ड्रोन है और यहाँ जो अमेरिका की कंपनी है जनरल एटॉमिक्स, इसके द्वारा ये बनाया गया है और इस वहाँ की जो अमेरिका की वायुसेना है वर्तमान में इसका इस्तेमाल करती है, MQ-1 का इस्तेमाल करती है, उसी सीरीज का ये ड्रोन है। और आगे की तरफ बढ़ेंगे हम लोग मध्य प्रदेश के करंट अफेयर्स में। तो आज का प्रश्न ये है कि इनमें से कौन मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है जहाँ पर स्वचालित बाह्य डिफिब्रिलेटर यानी AED का क्या किया गया, सुविधा का शुभारंभ किया गया। तो ये शुरुआत जो की गई है भोपाल के जो राजा भोज हवाई अड्डा वहां से की गई है। वर्तमान में हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री साथ में उप मुख्यमंत्री हैं राजेंद्र शुक्ला, इन्होंने इसकी शुरुआत करी है। इसका फायदा ये होगा कि ये क्या है कि ये बेसिक बात आप ये जान जाओ कि जो हार्ट अटैक वगैरह आते हैं, ठीक है,
ये उनके लिए है, जिनको थोड़ा सा अनकॉन्शियस महसूस होता है, ये उनके लिए बनाया गया है। और ये भोपाल एयरपोर्ट मध्य प्रदेश का पहला हवाई अड्डा है जहाँ ये सुविधा शुरू की गई है। और ये एक प्रकार का पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो हमारे जब हार्ट बीट बढ़ती है तो उसको क्या करता है, सामान्य करता है, बिजली के झटके देता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत एकदम से आप लगाओगे आपको झटके देने लगे। यदि आप इसमें ऑटोमेटिक व्यवस्था है, यदि आपको आवश्यकता होगी तो वो झटके देगा, नहीं होगी तो वो नहीं देगा, जब आवश्यकता होगी तब दे। क्योंकि इस समय क्या वर्तमान में हृदय गति रुकने के कारण बहुत लोगों की मृत्यु हो रही है और बहुत सारे लोगों को उस समय समझ में नहीं आता क्या करें, तो वहाँ पर ये सुविधा ये उपलब्ध कराई जा रही है और इसका सारी चीज़ें वहाँ पे बाकायदे बताई जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हम लोग आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 9 में खजुराहो नृत्य समारोह की शुरुआत यानी कब से हुई थी, यानी किस वर्ष से की गई थी। इसमें आंसर लग गया गलती से, ध्यान में रखना। इसकी जो शुरुआत हुई थी 1975 में हुई थी और अभी ये खबरों में इसलिए है क्योंकि इस वर्ष क्या है, जो खजुराहो उत्सव होने वाला है ये अपना मनाने वाला है, क्या अपना मनाने वाला है, स्वर्ण जयंती वर्ष ये मनाने वाला है। और क्योंकि इसकी शुरुआत 1975 में हुई थी और 20 फरवरी से 26 फरवरी तक 50वां खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन होगा। अब क्योंकि ये स्वर्ण जयंती समारोह है तो इसको कुछ विशेष रूप से क्या किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। कई समारोह ऐसे हैं जो इस वर्ष विशेष होने वाले हैं। अभी अपने देवास में गंधर्व समारोह हो ही चुका है, अब खजुराहो समारोह है, साथ में तानसेन समारोह भी होने वाला है। ठीक है, तो ये कुछ समारोह हैं, इनके बारे में आपको लिख करके रखना, इनकी शुरुआत कब से हुई थी और कुछ मोटी मोटी बातें उनके बारे में। तो अब क्योंकि खजुराहो हमारा क्या पुरातात्विक स्थल भी है, साथ में वहाँ पर होने वाला ये है कि वहाँ पर एक प्रकार का जो ये होता है स्काई ड्राइविंग होती है, उसका भी वहाँ पे संचालन किया जाएगा। और खजुराहो नृत्य में इस बार का जो सांस्कृतिक विभाग है हमारा, जो कि उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत कला अकादमी के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। आपसे कभी पूछा जाए किस विभाग के द्वारा किया जाता है, तो ये उस्ताद अलाउद्दीन खां जो अकेडमी है उसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ये आता है संस्कृत विभाग के अंतर्गत। इसमें बहुत बड़े बड़े नृत्य कलाकार आते हैं। नृत्य उत्सव एक प्रकार का ये होता है। साथ ही साथ क्योंकि अब विदेशी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, फॉरेनर्स बहुत होते हैं, पर्यटक होते हैं हमारे, तो उनके लिए यहाँ पे एक स्काई ड्राइविंग का आयोजन किया जाएगा। और इसके लिए जो स्काई ड्राइविंग होती है, इसके लिए पहले आपको जो एविएशन डिपार्टमेंट होता है, उड्डयन विभाग होता है, जिसके मंत्री वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उस विभाग की परमिशन लेनी होती है क्योंकि आप हवा में उड़ते हो उस समय। ठीक है, तो ये स्काई ड्राइविंग कई वीडियोज आपने देखे होंगे हवा में उड़ने वाले, ये उसी प्रकार का उज्जैन में भी आयोजित किया गया था और इस बार खजुराहो में भी किया जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हम आगे की तरफ। प्रश्न क्रमांक 10 में महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की स्थापना कब हुई थी। तो महर्षि पतंजलि संस्थान की स्थापना 2008 में हुई थी। खबरों में है क्योंकि बहुत दिनों बाद ये जनपद संस्कृत सम्मेलन का क्या कर रहा है, आयोजन कर रहा है। तो इनका जो अभियान है ग्रहे ग्रहे संस्कृतम, इसका आयोजन काफ़ी समय से ये अलग अलग स्तर पे कर रहे हैं। और अभी क्या हुआ है, हमारे प्रदेश के जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं वो इंदर सिंह परमार, उनके द्वारा इसका क्या कहते हैं उद्घाटन किया गया था। और महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान और साथ में संस्कृत भारती मध्य भारत भोपाल, ये दोनों मिलकर के इस कार्यक्रम को चला रहे हैं, इसको आयोजित किया इन्होंने। और ये जो होता है कार्यक्रम, ये 3 वर्ष में प्रत्येक 3 वर्ष के बाद इसका आयोजन किया जाता है। बात करी जाए महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान की, तो इसकी स्थापना 2008 में हुई थी। और इसमें क्या है कि संस्कृत और उसके जो साहित्य होते हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए स्कूली स्तर पे ये जो हमारे संस्कृत स्कूल चलते हैं वो इसी के माध्यम से संचालित किए जाते हैं। आपके क्षेत्र में होंगे स्कूली स्तर पे संस्कृत विद्यालय चलते हैं, वो इसी के माध्यम से चलाए जाते हैं। साथ ही साथ इसके अंतर्गत महर्षि पतंजलि संस्कृत संस्थान के अंतर्गत ही जीवाजी वेधशाला उज्जैन और जो हमारे प्रदेश का राज्य योग प्रशिक्षण केंद्र, कहाँ पे आपसे कभी भी पूछा जाए, कई बार पेपर में पूछ दिया जाता है राज्य योग प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, तो ध्यान में रखना ही ये भोपाल में है। तो ये दोनों संस्थान भी इसके माध्यम से संचालित किए जाते हैं। वर्तमान में महर्षि पतंजलि संस्था जो है उसके अध्यक्ष जो हैं, इन्हें कैबिनेट दर्जा प्राप्त होता भरत बैरागी हैं। हमने आपसे पिछले दिनों एक प्रश्न पूछा था, बहुत सारे लोग के आंसर उसमें आए हुए हैं क्योंकि प्रश्न में ज़्यादा डिटेल्स आप लोगों ने नहीं दिए, फिर भी काफ़ी लोगों के आंसर उसमें आए हुए हैं। सीआरई क्या है? सीआरई एक प्रकार की हमारी कृषि व्यवस्था है, क्योंकि आप सभी को पता है कृषि है। और हमारे यहाँ जो कृषि है उसको 2 भागों में बांटा जाता है। एक रबी की फसल होती है, खरीफ की फसल होती है। जो रबी की होती है उसको उन्हारी बोलते हैं ग्रामीण अंचलों पे, और जो खरीफ की फसल होती है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सियारी बोलते हैं।
और शरद ऋतु में ये फसल होती है, ठीक है, आमतौर पे इसको शरद ऋतु पे होती है। और रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर का जो माह चल रहा है उस पे बोई जाती है, और जब गर्मी आती है मार्च अप्रैल की तो काटी जाती है। तो गर्मियों में क्या करता है, गेहूं चना कटता है आपका। ठंडियों में आपको भाजी खाने को मिलती है, चना चबाने को मिलता है, तो अक्टूबर नवंबर में क्या बोया जाता है, गेहूँ चना मटर अलसी मसूर ये होती हैं। और मार्च अप्रैल में ये जब गर्मी होती है तो काटी जाती है। खरीफ की फसल जो होती है वो जून जुलाई में, बरसात के आसपास इसकी बुवाई होती है और अक्टूबर में ये काटी जाती है। इस समय आपकी जो बरसात में आपको सबसे ज़्यादा पानी की जरूरत किसको होती है, धान को होती है, ज्वार को होती है, माजरा मक्का कोदो कुटकी को होती है। तो ये उसी टाइम पे ये क्या होती है, बुबती है। तो रबी और खरीफ की फसलें होती हैं। रबी को जो होते हैं उन्हारी कहते हैं, खरीफ को क्या कहते हैं, सियारी कहते हैं। ये था हमारा पिछले दिनों का प्रश्न। आप सभी के लिए आज का प्रश्न ये रहा कि बाबर द्वारा जब चंदेरी पर आक्रमण किया गया इस दौरान वहां का राजपूत शासक कौन था। ये सभी प्रश्न जो हम आपसे पूछते हैं ये एमपीपीएससी के जो अन्य एग्जाम होते हैं, आपके मेडिकल के होते हैं, इंजीनियरिंग सर्विस के होते हैं, आपके अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के होने वाले हैं, एडीपीओ के हो रहे हैं, ठीक है, जितने भी ये पेपर होते हैं वहां से ये लिए हुए प्रश्न, साथ साथ आपकी हम इसकी प्रैक्टिस कराते हैं, आपको पता रहे कि पेपर का लेवल क्या चल रहा है। तो बाबर द्वारा जब चंदेरी पर आक्रमण किया गया उस दौरान वहां के राजपूत शासक कौन थे, आपको उनके बारे में बताना है। 3 से 4 बातें कमेंट करके जरूर बतानी है। आप लोग बीच बीच में सो जाते हो, ये काम नहीं करना। पीडीएफ करंट अफेयर की 12 बजे के बाद, पिछले दिनों किसी ने पूछा था कहाँ मिलेगी, तो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो लिंक में नीचे दिया गया है, आप उसको ज्वाइन कर लेंगे। 12 बजे के बाद आप कभी भी उस टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, पीडीएफ बहुत अच्छे स्तर पे बनाई जा रही है और यहाँ से ज़्यादा डिटेल्स आपको वहाँ पे मिलती है, क्योंकि वो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल देंगे तो करंट अफेयर हमारा बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो आप सभी लोग उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ये था हमारा आज का करंट अफेयर। करंट अफेयर शेयर करना नहीं भूलना है, और यदि आपको पसंद आता तो आप लोग शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें। फिर हमारी और आपकी मुलाकात होती है, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई चालू करके रखें। जय हिंद, जय भारत।